हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी हार्वेस्टिंग की एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, एक आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। पिछले वीडियो में हमने अप स्टॉक में अकाउंट कैसे खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने बताया कि आप डीमैट अकाउंट खोलकर बिना इन्वेस्ट किए भी कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और फॉलो करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब और फेसबुक पर बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है आईपीओ। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है या आईपीओ का मतलब क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। जब किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है सार्वजनिक रूप से, उसको हम आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अब आप समझ गए कि आईपीओ क्या होता है, कि किसी कंपनी के शेयर्स को जब सबसे पहले बेचा जाता है तो हम उसको आईपीओ कहते हैं। अब किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने की ज़रूरत या आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आईपीओ की जो ज़रूरत होती है वो कंपनी को फंड रेज करने के लिए पड़ती है। जब किसी कंपनी को एक बहुत बड़े अमाउंट में फंड इकट्ठा करना होता है तब कंपनी को एक आईपीओ की ज़रूरत पड़ती है। एक इतना बड़े अमाउंट का फंड जिसको कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पूरा नहीं कर पाता, तब इस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें आईपीओ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो था आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब समझते हैं कि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले कि हम ये समझें कि आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है, पहले एक बार ही समझ लेते हैं कि फंडिंग कितने प्रकार से होती है। फंडिंग के बेसिक 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रमोटर फंडिंग, दूसरा होता है एंजल इन्वेस्टर फंडिंग, तीसरा होता है वेंचर कैपिटल फंडिंग और चौथा होता है आईपीओ। ये हम समझ चुके हैं कि कंपनी को जब एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है जिसको कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूट या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक उसको पूरा नहीं कर पाता, तब कंपनी आईपीओ के थ्रू पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। इसलिए जब कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना होता है, कंपनी को अपना डेट कम करना होता है और कंपनी की कोई फ्यूचर प्लानिंग होती है, उसके लिए जब बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तब हमें आईपीओ की ज़रूरत पड़ती है। अब समझते हैं आईपीओ का प्रोसेस। आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। आईपीओ का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना। इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक को ही मर्चेंट बैंक बोलते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना। जब कोई कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है तो किन किन बातों का ध्यान रखती है, उसमें सबसे पहले होता है कि उस इन्वेस्टमेंट बैंक की रेपुटेशन क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसकी रिसर्च क्वालिटी कैसी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब जिस किसी भी बैंक को आप अपने कंपनी के शेयर्स या आईपीओ को बेचने के लिए हायर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि पास्ट में उसने जितने भी आईपीओस मार्केट में सेल किए हैं उसमें कैसा रिजल्ट रहा है। सेकंड, उसकी रिसर्च क्वालिटी कैसी है, मतलब वह आपकी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए किन किन पैरामीटरों पर काम करती है एक्सेट्रा। इस टाइप से उसकी रिसर्च क्वालिटी कैसी है ये चेक किया जाता है। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कितना ईजी है, वह इन्वेस्टर तक कितनी आसानी से पहुंच सकती है या आपकी कंपनी के शेयर कितनी आसानी से इन्वेस्टर्स को दे सकती है। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग। इसमें क्या क्या होता है, इसमें अब काम आता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो और जो हमारी फर्म होती है, यानी कि एक कंपनी, एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं एक कंपनी ए लिमिटेड है, उसने बी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है अपना आईपीओ सेल करने के लिए या अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए। तब उस कंडीशन में जो इन दोनों कंपनियों के बीच डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा या कागजी कार्रवाई होगी उसको हम बोलते हैं फाइलिंग का काम, कि इनके बीच क्या क्या फाइलिंग हो रही है। और फाइलिंग का जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग में क्या होता है,
अंडर राइटिंग का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है फर्म कमिटमेंट। मतलब जो बी इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इस चीज़ का कमिटमेंट कर रही है कि ए कैपिटल को जो 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है वो उसको देगी, या एक दूसरे तरीके से आप समझें तो बी इन्वेस्टमेंट बैंक ने ए लिमिटेड को यह कंफर्म कर दिया कि आपको जो 1000 करोड़ रुपए चाहिए वो हम देंगे। मतलब हमने आपके शेयर्स, आप ऐसा समझिए कि हमने आपके शेयर्स खरीद लिए हैं और हम आपको 1000 करोड़ रुपए देंगे, भले ही आईपीओ से पैसा कम भी आए, और अगर ज़्यादा आता है तो भी पैसा हमारा होगा, और अगर कम आता है तो जो 1000 करोड़ में कमी रहेगी वो हम पूरी करेंगे। सेकंड जो उसका होता है वो होता है बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट। मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो ए लिमिटेड को कमिट नहीं करेगी कि हम आपको कितना पैसा देंगे, वो बोलेगी कि हम आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेंगे, उसके बाद उसको मार्केट में रखेंगे और वहां से जो भी रिजल्ट आएगा उतनी वैल्यूएशन आपको मिल जाएगी। उसमें हम कमिटमेंट नहीं करते कि हम आपको 1000 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा करके दे सकते हैं। जो अंडर राइटिंग का तीसरा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंडिकेट अंडर राइटिंग। इसमें क्या होता है, सिंडिकेट अंडर राइटिंग का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ी लेवल पे फंड इकट्ठा करती है, मतलब किसी कंपनी को 10 से 20,000 या 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती है, तब हो सकता है कि जिस इन्वेस्टमेंट बैंक को उसने हायर किया है वह उतना बड़ा अमाउंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तब वह अपने नीचे और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इकट्ठा करेगी और उनको प्रोपोर्शनल डिवाइड करके बोलेगी कि एक फर्म मेरे को 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 5000 करोड़ या 10,000 करोड़, उस तरीके से डिवाइड कर देगी कि 5, 10 या 20 बैंक इकट्ठे करके अलग अलग ग्रुप बना देगी कि हर बैंक को उसके प्रोपोर्शनल में अमाउंट दे देगी कि आप इतना पैसा इकट्ठा करके मेरे को दीजिए। जो नेक्स्ट होता है फाइलिंग का, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट्स। मतलब इसमें अब काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहले रिसर्च करती है कि जिस कंपनी के लिए वो फंड रेज करने जा रही है या जिस कंपनी का वो आईपीओ लेने जा रही है उसकी जो प्रोमोटर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, कितने प्रोमोटर्स हैं, किस रेशो में प्रोमोटर्स हैं। सेकंड चीज वो चेक करती है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है उसमें कितना पैसा प्रोमोटर का है, कितना पैसा किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का है, या कितना पैसा किसी फंड मैनेजर का है या किसी फंड का है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्लान। नेक्स्ट स्टेप में इन्वेस्टमेंट बैंक जिस कंपनी के लिए फंड रेज कर रही है उसका फ्यूचर प्लान समझती है कि हम जो पैसा इनको इकट्ठा करके देंगे उस पैसे का ये क्या करेंगे, क्योंकि उसको ये चीज़ आगे जो इन्वेस्टर होता है उसको समझानी होती है कि आपसे जो पैसा कंपनी ले रही है उस पैसे का कंपनी क्या यूज़ करेगी, एक्सपेंशन करेगी, अपना डेट कम करेगी या और भी कोई चीज़। जो फोर्थ होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक ए लिमिटेड का पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेगी कि पीछे का उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है, कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनसे पैसा कंपनी ने कैसे रेज किया है, इस तरीके की चीज़ें कि कंपनी किसी तरीके से डिफॉल्टर तो नहीं है। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है कंप्लाइंस एंड फाइलिंग। कंप्लाइंस एंड फाइलिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक ए लिमिटेड के लिए जो भी कंप्लाइंस की जरूरत होती है एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए, उसमें सेबी की गाइडलाइंस क्या है, एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे जहां कंपनी लिस्ट होनी है उसकी गाइडलाइंस क्या है, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट की क्या गाइडलाइंस हैं और कंपनी एक्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। इन सारी चीज़ों पे वह कंपनी खरी उतरती है नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक एक इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, जो उसका मेन फैक्टर है कि हमें कंपनी की प्राइसिंग करनी है। प्राइसिंग में सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक किया जाता है कि आपकी जो कंपनी है ए लिमिटेड उसका टोटल वैल्यूएशन कितना है। सपोज दैट कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हमने निकाला 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़, हम मानते हैं कि हमने कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ निकाला, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया प्राइसिंग का, कंपनी की वैल्यूएशन। सेकंड पॉइंट आता है इशू साइज। अब जो हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ निकल कर आया है तो जरूरी नहीं है कि प्रोमोटर्स सारा ही सारा भेज दें, हम उसमें डिसाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक अपनी ए लिमिटेड के मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये डिसाइड करेगी कि हमको इशू साइज कितना रखना है। सपोज दैट कंपनी ने इशू साइज रखा 20%, यानी कि जो हमारा इशू साइज है उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 2,000 करोड़। अब
जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा जो इशू साइज है उसकी प्राइसिंग करना। जो 2000 करोड़ है उसमें उसको हमें किस प्राइस पर इशू करना है या पर शेयर कितनी कॉस्ट रखनी है। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए जाते हैं कि टोटल शेयर्स की क्वांटिटी इतनी होगी और जो इशू साइज है उसके हिसाब से पर शेयर की कॉस्ट जो भी आएगी वो उसका इशू प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ शेयर्स इशू। तो हमें ये पता लग गया कि हमने इशू प्राइस क्या रखा। जैसे कि हमने उसी का इशू प्राइस 100 रुपये रखा है, तो 2000 करोड़ रुपए का जो शेयर जो टोटल इशू 2000 करोड़ का है उसके एक शेयर का प्राइस हमने 100 रुपये रखा है। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे कि 100 रुपये के हिसाब से 2000 करोड़ में टोटल कितने शेयर बनते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप होता है लॉट साइज डिफाइन करना। आईपीओ में आप ऐसे नॉर्मली 1 या 2 या 3 या 4 शेयर नहीं खरीद सकते। उसमें प्री डिफाइन होता है कि आपको मिनिमम कितने शेयर खरीदने हैं। वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 150 भी हो सकते हैं और वो 10 भी हो सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करता है कि आपको मिनिमम कितने शेयर खरीदने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपने समझ लिया कि मिनिमम शेयर कितने खरीदने हैं। तो जैसे कि हमें अगर उसका लॉट साइज उन्होंने 10 रखा है और एक प्राइस की कीमत 100 रुपये है, तो टोटल 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये बात हो गई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इशू का टाइप। इशू किस टाइप का है? इशू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस में क्या होता है कि जो बैंक है वो फिक्स कर देता है कि मैं अपने शेयर की कीमत 100 रुपये रखूंगा, आपको पसंद है तो लो, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं 100 से कम में नहीं बेचूंगा और ना ही ज़्यादा में। मैंने अपना इशू का साइज 100 रुपये रख दिया। सेकंड जो होता है जिसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्राइस। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्राइस बैंड होता है कि कंपनी का शेयर, जो कंपनी का शेयर का प्राइस हमने 100 रुपये डिसाइड किया था, अब उसका हमें एक प्राइस बैंड बनाना पड़ेगा और इस प्राइस बैंड का जो डिफरेंस होता है वो 20% का होता है। मतलब कि हमारा जो 100 रुपये का शेयर है उसका जो प्राइस बैंड आएगा वो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आएगा। ये उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो कंपनी की वैल्यूएशन कराई है क्या मार्केट को वो पसंद है या नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमें किसको कितना % शेयर अलॉट करना है। जैसे कि 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेकंड होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और तीसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े पेंशन फर्म, बड़े बड़े म्यूचुअल हाउस या म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे पैसा को हैंडल करते हैं। जो सेकंड नंबर के नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो एक इंडिविजुअल होता है जो एक बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगाता है, या कोई एक अकेला व्यक्ति होता है जो बड़े लेवल पे पैसा लगाता है। और तीसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे, जो कि 1 लॉट 2 लॉट या 3 लॉट में जो भी मिनिमम लॉट साइज डिफाइन होता है उसके हिसाब से, पर लॉट के हिसाब से हम और आप लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में। और जो लास्ट और फाइनल स्टेप होता है वो होता है लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज। इस सारे प्रोसेस के बाद इसकी लिस्टिंग एक्सचेंज पर कर दी जाती है और शेयर जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ किसे कहते हैं और एक कंपनी को जब आईपीओ लाना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो क्या प्रोसेस फॉलो करती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बाकी मेरे पुराने वीडियोस आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है, एक डीमैट अकाउंट क्या होता है। इससे रिलेटेड स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस के वीडियो हैं वो आप सारे प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू।